ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए, क्या, चलिए चलिए शुरू करते हैं फिर। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, हम लोग लाइव प्रोसेस का रिवीजन कर रहे हैं। अब लाइव प्रोसेस का रिवीजन के लिए, एज यू नो, दिस लेसन इज काफी वास्ट है। तो हम लोग बहुत सारी चीजें इसमें क्या क्या करने वाले, इग्नोर करने वाले हैं, द थिंग्स विच आर लेट्स से उतना रेलिवेंट नहीं है या फिर हमको याद है। तो हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे किस चीज के ऊपर, द मेन प्रोसेस, दैट इज हमारे पास 4 प्रोसेस है ना। तो एटलीस्ट हमारी 2 खत्म हो जानी चाहिए आज। एक न्यूट्रिशन और दूसरा रेस्पिरेशन। एटलीस्ट 2 खत्म हो जाने चाहिए। एनआरटी में से एटलीस्ट 2 शुड बी कंप्लीटेड टुडे। अगर 2 फिर बच जाते हैं तो कल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट 2 हो जाने चाहिए। चलिए, ट्रांसपोर्ट अपना लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या है फिर? लाइफ प्रोसेस इज नथिंग बट बेसिकली, इट इज नथिंग बट जो मेंटेनेंस जॉब आपकी बॉडी में चलता है, द प्रोसेस की जिसकी वजह से क्या होता है आपकी बॉडी में मेंटेनेंस जॉब चलता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, द फर्स्ट डेफिनेशन। उसके बाद एक्सटर्नल सोर्स वगैरह सब रहता है, लेकिन आपको इसमें एक चीज याद रखना है कि हम लोग कैसे लाइफ फॉर्म है। वी आर कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म। वी आर कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म। एंड खाना भी हमने को ऑब्वियसली क्या लगता है? कार्बन बेस्ड ही लगता है। अपने बॉडी के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स थ्रू विच हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली रिएक्शंस होते हैं जिसके थ्रू खाने को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन हमारी जो सबसे ज्यादा रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है, वो कौन सी रहती है? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। दैट मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन की जो हमारे बॉडी के अंदर होती है। उसके बाद सिंपल डिफ्यूजन काम में नहीं आता फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट बेसिक इंफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन। सो यहां तक सबको लेट अस से देयर इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी नोट वर्दी। ये ऑलरेडी इतना तक तो हमको ऑलरेडी पता है। व्हाट विल डू इज नाउ डायरेक्टली न्यूट्रिशन में घुसेंगे। अब न्यूट्रिशन तुमको पता है, इसमें 2 टाइप्स हैं, एक है ऑटोट्रॉपिक, एक है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में तो सिर्फ प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स। एंड हेटेरोट्रॉपिक में कौन कौन आ जाता है? हेटेरोट्रॉपिक में हर्बीवोरस आते हैं, कार्निवोरस आते हैं। तो आपका इसमें जो एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए वो कौन सा है? एंजाइम्स। नाउ व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बेसिकली बायोकैटलिस्ट, और इनका काम क्या है? डाइजेशन करना, बेसिकली डिवाइड द फूड मटेरियल्स इनटू द मोस्ट सिंपल फॉर्मेट, एंड दैट वुड बी एग्जैक्टली कॉल्ड एज एंजाइम्स। एंजाइम्स के आगे इसमें आपको 2 एग्जांपल ध्यान में रखने कि ऑटोट्रॉप्स के और हेटेरोट्रॉप्स के। तो हेटेरोट्रॉप्स के एग्जांपल कौन से हैं? एनिमल्स एंड फंगाई। तो एनिमल्स एंड फंगाई आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक। एंड व्हाट अबाउट ऑटोट्रॉपिक? ऑटोट्रॉपिक के लिए एग्जांपल्स है ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, नॉट ऑल बैक्टीरिया, लेकिन सम बैक्टीरिया। सो ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड फंगाई आर द बेसिक लेट्स से जो चीजें एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक लेट्स से ऑर्गेनिजम्स। अब ऑटोट्रॉपिक के ऊपर जाते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब कौन? जैसे कि प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो ये खाना कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि खाना यूज करने के बाद जो प्लांट है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा खाना रह जाता है। तो एक्स्ट्रा जो खाना है तो वो प्लांट किसके फॉर्म में स्टोर करता है? तो प्लांट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट किसके फॉर्म में स्टोर करता है? उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। एक्स्ट्रा खाना मतलब फोटोसिंथेसिस जो खाना बनाया उसने, अगर वो पूरी तरीके से यूज नहीं हुआ तो किस में कन्वर्ट करता है? स्टार्च में कन्वर्ट कर लेता है। और वैसे ही हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? ह्यूमंस। ह्यूमंस कन्वर्ट्स टू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। सो प्लांट्स इन स्टार्च एंड ह्यूमंस इन ग्लाइकोजन। ये एक्स्ट्रा आपका जो फूड मटेरियल है उसमें हम लोग स्टोर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ये अभी तक याद हो गई होगी आई होप। तो कॉमन मटेरियल क्या है? आप CO2 लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, देन यू टेक वाटर, राइट, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये रिएक्शन होती है। सबसे जो पहला प्रोडक्ट है दैट इज C6H12O6। फिर दूसरा क्या बनता है? अगेन तुम्हारा पानी, एंड अगेन O2। हो गया। और आपका नंबर आपको याद होना चाहिए, दैट इज 61266। मैंने तुमको बैलेंस करने के लिए भी ध्यान में रखने के लिए बोला था, और ऊपर एरो के ऊपर लिख देना क्लोरोफिल एंड सनलाइट।
So this is basically a photosynthesis reaction. CO2 plus H2O gives C6H12O6 6O2 and 6H2O. इसमें आपको एग्जाम में ये पूछेंगे, ये 3 स्टेप, ये सबसे कॉमन चीज है कि जो एग्जाम में पूछी जाती है कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो तो काफी सिंपल है। पहला क्या होगा, पहले क्लोरोफिल आएगा, फिर सनलाइट को ट्रैप करेगा, सनलाइट को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में, और वही केमिकल एनर्जी किसको यूज करते हैं हम लोग, H2O के लिए टू स्प्लिट। इसको स्प्लिट करने के लिए हम लोग कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल एनर्जी। एक बार वो डिवाइड हो गया तो फिर हम लोग उसके सहारे CO2 का क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। मतलब इन शॉर्ट H2O इज नथिंग बट व्हाट, जिसका स्प्लिट होता है और उसमें से जो हाइड्रोजन निकलता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं CO2 का टू गेट C6H12O6। आपका ये लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली वी रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एग्जाम में वो बहुत सी बार पूछते हैं कि तो ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब दे विल आस्क यू किसका स्प्लिट होता है या फिर किसका रिडक्शन होता है, ये चीजें आपको पूछेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए स्प्लिट किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सपोज डेजर्ट प्लांट के बारे में। ये जो 3 स्टेप्स हैं आपको जो बोला गया, लाइट टू केमिकल, क्लोरोफिल ट्रैप, फिर बाद में कन्वर्जन, फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लेट्स से नजरिए से, बिकॉज दे विल आस्क यू फर्स्ट राइट डाउन द स्टेप्स एंड देन दे विल आस्क यू टू राइट डाउन द एग्जांपल्स। इतना तो आपको पूछेंगे। नाउ दीज स्टेप्स डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर। डेजर्ट प्लांट का आपको इशू पता है कि एक के बाद एक स्टेप होती नहीं है, दे लेट्स से कन्वर्ट द फूड इनटू इंटरमीडिएट फॉर्मेट, एक इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं मैलिक एसिड, और फिर बाद में उसके लिए दिन के अंदर वो यूज कर लेते हैं इस चीज को। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या है, जिसके अंदर ऑर्गेनेल, जिसके अंदर आपका वो क्लोरोफिल है, तो द क्लोरोफिल इज दैट वन, एंड क्लोरोप्लास्ट जिसमें आपका क्लोरोफिल होता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आयोडीन का। आयोडीन टेस्ट तुमको पता होना चाहिए। तो आयोडीन कब कलर चेंज करता है, चेंजेस टू ब्लू ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के प्रेजेंस में आयोडीन। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन, तो सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इज यूज्ड और वो ब्लू ब्लैक हो जाता है स्टार्च के प्रेजेंस के अंदर। और उसको गर्म क्यों करते हैं हम लोग, सपोज लेट्स से वाटर, और ये वाटर इसलिए गर्म करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में सो दैट वो वीक बने आपका प्लांट सेल्यूलर स्ट्रक्चर, और अल्कोहल के साथ ब्रेक, ये क्यों करते हैं, गर्म करते हैं ताकि उसका जितना भी क्लोरोफिल अंदर का वो किस में निकल सके, आपके अल्कोहल में, मतलब पत्ते का पूरा कलर चला जाता है इन अल्कोहल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टोमेटल पोर। तो स्टोमेटल पोर के अंदर आपको खाली इतना पता होना चाहिए कि जो भी स्टोमेटल पोर है उसके आजू बाजू में कौन है, गार्ड सेल्स है। अब ये गार्ड सेल्स कैसे रुकाएंगे हमारे सपोलेटर से, या फिर कैसे अलाउ करेंगे किसी को लेट से एग्जिट करने को, लगाएंगे द मटेरियल्स। तो द लॉजिक इज सिंपल, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल वाटर। सिंपल वाटर उसके अंदर जाता है ओनली, मतलब सिर्फ पानी की वजह से, एक तो पानी अंदर जाएगा नहीं तो बाहर आएगा, उसी के थ्रू वो सब कुछ कर रहे हैं काम। एग्जाम्पल, तो द गार्ड सेल स्वेल, वो मोटे हो जाते हैं अगर पानी उनके अंदर आ गया, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। तो आपको ये एग्जाम के लिए पता होना चाहिए, जब वाटर इनसाइड है आपके, जो स्टोमेटल पोर है उसके अंदर पानी घुस चुका है, वाटर इनसाइड, पानी घुस गया। अब पानी घुसने के बाद क्या होना चाहिए, वो शुड स्वेल, मतलब मोटे होने चाहिए, करेक्ट, स्वेल। एक बार मोटे हो गए तो क्या ओपन होना चाहिए, स्टोमाटा ओपन होना चाहिए। ओके, सो द गार्ड सेल्स swell upon when this flow into them and causing the stomatal pore to open। तो आपका स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब गार्ड सेल के अंदर पानी आता है वो स्वेल हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और उसकी वजह से कौन किसका मुंह खुल जाता है, स्टोमेटल पोर का खुल जाता है। एंड रिवर्स फॉर दी, जब पानी उसमें से निकल जाता है तो रिवर्स पोजीशन यू कैन टेल। ओके, बाकी जो प्लांट के मटेरियल्स हैं अपार्ट फ्रॉम सपोज जो खाने से बनाता है, बाकी सब कहाँ से मिलता है उसको, सॉइल में से। वॉट एवर दी थिंग्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इनको कहाँ से मिलता है, सॉइल से, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, रूट्स, रूट्स के थ्रू मिलता है। नाउ दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, एज यू नो वो दोनों तरीके के कंपाउंड लेता है प्लांट, इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक। हो गया, इतना ही है एटलीस्ट फॉर द प्लांट्स, जितना भी सपोज से नेसेसिटी है।
तो प्लांट का होने के बाद हमारे पास है हेटेरोट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉपिक में पता है तुमको कि दो है, एक तुम्हारा जो घास फूस खाते हैं दैट इज हर्बीवोरस, एंड देयर इज कार्निवोरस आल्सो, दोनों टाइप के हैं। लेकिन इसके अंदर और एक है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स भी सपोज लेट अस से वन ऑफ द फॉर्म्स आर एग्जांपल्स, एग्जाम पे पूछ सकते हैं आपको पैरासाइट के एग्जांपल्स। दोज आर बेसिकली कस्क्यूटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स। तो दीज आर दी पैरासिटिक एग्जांपल्स, मतलब जो ऑर्गेनिज्म को न मारते हुए भी सपोज लेट अस से न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड देयर इज अनदर एग्जांपल जो आपको एग्जाम में पूछेंगे, एंड दैट वुड बी ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है कि जो खाने को बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो दोज आर द एग्जांपल्स, और बेसिकली फंगस के एग्जांपल्स दैट इज ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। तो ये आपको एग्जाम में पूछेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम बताओ कि जो खाने को बाहर ये करते, डाइजेस्ट करते फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसे कौन है? फंगस एग्जांपल्स दैट इज ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम। और पैरासाइट के पूछेंगे आपको एग्जांपल्स, दोज आर कस्क्यूटा, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स। और कस्क्यूटा को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग? अमरबेल बोल रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स ध्यान में रखें, बाकी के यू कैन इग्नोर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। अब ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको दो एग्जांपल दिए हैं, एक है अमीबा, एक है पैरामीशियम। अमीबा का आपको ठीक से इसलिए करना है क्योंकि उसकी डायग्राम दी हुई है। तो दिस डायग्राम एग्जाम के अंदर आता है, आपको खाली ध्यान में रखना है कि उसके जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन है उसको क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। और अमीबा और पैरामीशियम में क्या फर्क है? सी बोथ आर यूनिसेल्युलर, दोनों यूनिसेल्युलर है। लेकिन अमीबा कैसे है? बॉडी के कोई भी पार्ट से खाना खा सकता है, उसका ऐसा कोई स्पेसिफिक स्पॉट नहीं है। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, क्या बोलते हैं? पैरामीशियम। पैरामीशियम का एक स्पेसिफिक स्पॉट है, विदाउट दैट स्पेसिफिक स्पॉट इज द वन, अगर वहां पे खाना आता है तो ही वो खा सकता है, नहीं तो नहीं खा सकता है। और स्पेसिफिक स्पॉट तक खाना लाने का जिम्मेदारी किसके पास है? बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। तो उसके एंटायर सरफेस पे सीलिया रहता है, दैट इज लेट्स से रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द फूड टू दी स्पॉट एट विच सपोज ये पैरामीशियम खाता है खाना। तो बेसिकली सीलिया इज द वन हु इज गोइंग टू मूव योर फूड। अब ये हो गया पैरामीशियम अमीबा के बारे में। अमीबा किधर से भी खा सकता है, पैरामीशियम स्पेसिफिक स्पॉट पे खाता है, और उसको मदद कौन करता है? सीलिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है वो है एलिमेंट्री कैनल। कि एलिमेंट्री कैनल आपका कौन सा है? तो एलिमेंट्री कैनल इज नथिंग बट कहां से कहां तक होता है? माउथ टू एनस। तो माउथ टू एनस तक रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इसके अंदर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑफ कोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। वन मोर थिंग, आयोडीन टेस्ट, आई होप तुमको याद होगा। आयोडीन कब कलर चेंज करता है? आयोडीन चेंजेस इट्स कलर ओनली इफ स्टार्च इज प्रेजेंट। अगर स्टार्च प्रेजेंट है आपके केमिकल अपने सैंपल में, तो आयोडीन अपना कलर किस में कलर चेंज कर लेता है? ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट करता है। बेसिकली वो इतना ब्लू, डार्क ब्लू दिखता है कि वो बेसिकली बहुत सारे लोगों को काला भी दिख सकता है। टेक्निकली द कलर इज ब्लू ब्लैक, लेकिन वो इतना ज्यादा डार्क ब्लू है कि वो लोगों को क्या लगता है? इट्स ब्लैक। ऊपर से अगर देखें, उनको अगर बताया नहीं कि ब्लू का फॉर्मेट है, तो उनको हमेशा कंफ्यूजन होगा कि आयोडीन जैसे डालते हैं कि काला कलर में कन्वर्ट हो गया, ऐसे बोलेंगे वो, एज दे डू नॉट हैव आइडिया कि इट इज ब्लू ब्लैक। चलिए अब बात करते हैं रिगार्डिंग हमारा खाना सपोज क्या क्या कैसे कैसे होता है। सबसे पहला आपके मुंह के अंदर खाना आता है, राइट? वहां पर जो एंजाइम है आपका वो कौन सा है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज आपका खाना किसमें से किसमें कन्वर्ट करता है? स्टार्च विच इज इनटू सिंपल शुगर। तो ये चीज सबसे पहला लिखते हैं। आपका जो माउथ है तो वो किसमें से किसमें कन्वर्ट करता है? स्टार्च टू सिंपल शुगर। स्टार्च टू सिंपल शुगर, ये किसका काम है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो मुंह के अंदर रहता है। और जो मिक्सिंग का काम है, पूरा खाना आपका सलाइवा उसको मिक्स करना, ये किसका काम है? टंग का। तो आपके टंग का काम क्या है? पूरे खाने को मिक्स करना, किसके साथ? एंजाइम्स के साथ। और आपके दांतों का काम क्या है? बेसिकली क्रशिंग के लिए, आपके जो निवाले हैं, जो फूड पार्टिकल्स है, उसको छोटा 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 बनाने के लिए, सो दैट द एक्शन ऑफ एंजाइम्स ये थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर आपने डायरेक्टली खाया तो क्या होगा? मान लो आपने चबाया नहीं, आपको दांत नहीं है, दांत गिर गए, चबा लिया, तो क्या होगा? आपके वो छोटे छोटे पार्टिकल नहीं बनेंगे और एंजाइम उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, रिजल्टिंग इनटू इनडाइजेशन। आपके पेट खराब हो जाएगा, मतलब उस दिन आपको पचेगा नहीं। हम जो लोग बोलते हैं ना पचा नहीं है, तो उसका मतलब वही रहता है, बिकॉज द एंजाइम्स वे आर नॉट एबल टू एक्ट ऑन द फूड, वो एक्ट नहीं कर पाए। देयर कैन बी वेरियस रीजंस, बट प्राइमरी रीजन वही होता है, आपने ठीक से खाना नहीं खाया।
उसको चबाया नहीं। सो टिथ का भी एक काम है, टंग का भी काम है, और सलाइवा का भी काम है ऑफ कोर्स। अब इसके बाद पूरा खाना किधर जाता है? आपके एसोफेगस थ्रू। एसोफेगस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? फूड पाइप। अब पूरा खाना उसमें से गया और कहां तक गया? स्टमक तक। स्टमक तक जाने के बाद, बाय द वे, एसोफेगस में से जाने के लिए कौन सी मूवमेंट लगती है? पेरिस्टालसिस, या फिर इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिससे कि खाना पूरा क्या हो जाता है? नीचे सपोलेट से जाता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अब खाना पूरा किधर आया? स्टमक में। अब स्टमक के अंदर तीन चीजें होती हैं, कौन से? HCl, म्यूकस, और दूसरा कौन सा? लास्ट वाला, विच एंजाइम? P फॉर पेट, P फॉर पेप्सिन, राइट? सो इट इज HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। HCl का काम क्या है? एसिड बोल के सपोलेट से एसिडिक मीडियम बनाता है, किसके लिए? पेप्सिन के लिए। और पेप्सिन किसको ये करती है? डाइजेस्ट करती है। पेप्सिन डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को। इज इट कंप्लीट डाइजेशन? नो, इट इज इनकम्प्लीट डाइजेशन। पूरा डाइजेशन किधर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो यहां पे हो गया। अब म्यूकस का काम क्या है? प्रोटेक्शन। किससे? HCl से। ऑफ व्हाट लेकिन? म्यूकस आपके इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस किसको प्रोटेक्ट करता है? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो वो भी प्रोटेक्शन हो गया। तो HCl का काम एसिडिक मीडियम बनाना पेप्सिन के लिए, पेप्सिन का काम प्रोटीन को डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन, एंड म्यूकस का काम क्या है? HCl से प्रोटेक्शन अपने स्टमक का। सो दीज जॉब्स आर डन बाय द रिस्पेक्टिव थिंग्स। अभी बात करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट, पूरा खाना किधर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए विच मसल इज यूज? स्पिंक्टर मसल। हाँ, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, स्पिंक्टर मसल। तो स्पिंक्टर मसल कहां से कहां तक है? आपके स्टमक से खाना किधर जाना चाहिए? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ ड्यूरिंग दैट पार्ट वी यूज स्पिंक्टर मसल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा वाला पार्ट कौन सा है? यही है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड इसके अंदर सपोलेट से क्या क्या होता है अपार्ट फ्रॉम, लेकिन आगे बढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए, हर्बीवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा रहता है कि अपना रहता है कार्निवोरस का? तो हर्बीवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो लंबा होता है। उसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा लिखेंगे। क्योंकि बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, लॉन्ग स्मॉल, ये इंग्लिश वर्ड्स कौन से यूज करना। सो लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन वो किसके लिए यूज करने का अपन? हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस के लिए। और जो दूसरे वाले हैं, छोटे वाले हैं, वो किसके लिए यूज करेंगे? कार्निवोरस के लिए। तो लॉन्ग की जगह पे क्या लिखेंगे? शॉर्ट। स्मॉल की जगह पे क्या लिखेंगे? सेम। इंटेस्टाइन तो चेंज नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो ऐसा कौन है जिसके शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है? कार्निवोरस। एग्जाम में तुमको इसका रीजन पूछेंगे, ऐसा क्यों? तो आपको क्या लिखना है? बिकॉज हर्बीवोरस क्या डाइजेस्ट करता है? सेल्यूलोज। तो उनको डाइजेशन के लिए मदद पड़ती है इतने लंबे स्मॉल इंटेस्टाइन की। हम लोग खाते ही नहीं है सेल्यूलोज, तो हमको जरूरत नहीं है, जैसे कि कौन? टाइगर्स या फिर हम लोग। सो मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट एंड हेंस बिकॉज ऑफ दैट दे डोंट रिक्वायर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे से भी काम चल जाता है। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट। हाँ, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कौन कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है? सो लेट अस सी बाइल जूस क्या करता है। बाइल जूस के अपने पास बेसिकली दो यूजेस हैं। पहला कौन सा? सबसे पहला फैट्स के ऊपर एक्ट करता है, एंड सेकंड, सी बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। लेकिन उसके पहला कौन सा है? हैज टू मेड अल्कलाइन, तो खाने को अल्कलाइन बना देता है। क्यों? क्योंकि पेट में वो एसिडिक हो गया था, उसको अल्कलाइन बनाना पड़ेगा, तो अल्कलाइन बना लिया उसने। और फैट्स के ऊपर भी ये एक्ट करता है। कौन? बाइल जूस। अब बात करते हैं अबाउट पैनक्रियास। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस के पास दो एंजाइम्स हैं। कौन से? पैनक्रियाटिक के पास दो एंजाइम्स हैं, कौन से हैं? फर्स्ट, याद है? पेप्सिन तो तुम्हारा पेट में है, तो यहां पर कौन है? ट्रिप्सिन। और दूसरा कौन सा? लाइपेज। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। एंड लाइपेज किसको डाइजेस्ट करता है? फैट्स को। ओके, तो बाइल का भी हो गया, पैनक्रियाटिक जूस का भी हो गया। अब व्हाट अबाउट इंटेस्टिनल जूस? देखो, इंटेस्टिनल जूस के काम बहुत सिंपल है। व्हाट इट डज इज, इट लेट्स से कन्वर्ट्स आपका पूरा जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, इनटू अल्टीमेट प्रोडक्ट्स।
जैसे कि प्रोटीन का डाइजेशन किसमें होता है, अमाइनो एसिड्स में। प्रोटीन्स का सपोज डाइजेशन होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो अमाइनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। और फैट्स का किसमें होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, तो इसको चलो रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, और जो फैट्स हैं आपके तो उससे क्या मिलता है अपने को, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब ये पूरा खाना कौन डाइजेस्ट करता है, विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो किस में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। ये कैसे डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनका सरफेस ही कैसा रहता है, बहुत बड़ा रहता है फॉर एब्जॉर्प्शन। एंड ये पूरा एब्जॉर्ब करके खाना किसमें छोड़ देते हैं, ये ब्लड के अंदर। अब ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज विलीज आर कनेक्टेड बाय ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली पूरा जो आपका ये है क्या बोलते हैं खाना है, वो किसमें छोड़ देते हैं, ब्लड के अंदर, और वो पूरे सेल्स के पास जाके देन सेल्स क्रिएट देयर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ टॉकिंग अबाउट सपोज लेट अस से, हाँ ये तो ठीक है, इतना तो बता दिया मैंने फंक्शन उसका। अब पूरा खाना किधर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बचा तो है नहीं, ऑलरेडी एवरीथिंग हैज बीन एब्सॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लास्ट केस में क्या बचेगा, सिर्फ थोड़ा पानी बचेगा आपके खाने के अंदर। तो वो पानी का सपोज लेट से रीअब्जॉर्प्शन कौन करवा देता है, लार्ज इंटेस्टाइन करवा देता है, एंड दैट्स इट। आपका खाना लेट से पूरा डाइजेशन हो गया है। अब उसको किसके थ्रू निकाला जाता है, एनस के थ्रू। और एनस के पास फिर से कौन सा मसल है, एनल स्फिंक्टर। ऐसे ही हमने ऊपर देखा था, वो कौन सा था, स्फिंक्टर मसल, दैट वाज बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहां पर कौन सा मसल है, इट इज कॉल्ड एज एनल स्फिंक्टर। मतलब हमारे सपोज लेट अस से ये दो स्फिंक्टर्स हमारे बॉडी के अंदर है, विच वी नीड टू रिमेंबर। डेंटल कैरीज, ये तो जस्ट दांत सड़ने के बारे में तो कहानी, वो तो बस एक सिंपल कहानी है। चलिए, सो लेट मी आस्क अबाउट दिस। चलिए, तो रेस्पिरेशन के बारे में हमारे पास दो हैं। एक है तुम्हारे प्लांट्स के बारे में, और एक है एनिमल्स के बारे में, दैट इज ह्यूमंस के बारे में। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन, एनर्जी तैयार करने की प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज व्हाट, एनर्जी तैयार करने की प्रोसेस। ओके, तो देखते हैं क्या क्या रहता है इसके अंदर। अब एनर्जी कैसे बनती है, एज यू नो मोस्ट ऑफ द कॉमन रिएक्शन जो अपने बुक में है वो कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। रेस्पिरेशन के अंदर का ना, मैं तुमको सीरियसली बोल रहा हूं, दिस इज द ओनली थिंग यू शुड नो अबाउट रेस्पिरेशन, दिस इज द ओनली डायग्राम यू शुड नो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इसके अलावा सपोज एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट सेक्शन। मैं ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमन का सेक्शन के लिए ऑब्वियसली यू शुड नो द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोली, लेकिन यहां तक आपको सिर्फ अगर पाथवेज भी अगर पता है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। अब पाथवेज के अंदर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 3 पाथवेज हैं, ठीक है, और हर एक का एक अलग अलग मैकेनिज्म है। सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट ध्यान में रखना पड़ेगा कि ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट से फिर 3 चेन्स आपके निकलते हैं, राइट। पहला आपका कौन सा है, ईस्ट वाला, दूसरा किसका है, मसल्स वाला, और तीसरा कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला। एंड ये पायरुवेट के साथ भी एनर्जी बनानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो तीनों के अंदर एनर्जी बनती है ऑब्वियसली। दूसरा क्या कॉमन रहता है, CO2। तो CO2 कहाँ कॉमन रहता है, सबसे टॉप पे, सबसे बॉटम पे, CO2। और दूसरा फिर तीसरा क्या बचता है, दैट इज पहले सबसे दारू, दैट इज सपोज लेट्स से इथेनॉल, इथेनॉल। बाद में दही, दैट इज लैक्टिक एसिड, दारू, दही, और तीसरा क्या याद रखने के लिए बोला है, पानी, दैट इज H2। ओके, ये पाथवे आपको ध्यान में रखना है। बाकी कार्बन मॉलिक्यूल्स वो तो आपको ध्यान में रखे होंगे आपने, 6 कार्बन 3 कार्बन एंड सपोज लेट्स से 3 कार्बन 2 कार्बन अगेन। बट इसमें एक चीज ध्यान में रखनी जैसी, वो कौन सा है, ऑक्सीजन का फॉर्मेट। ऑक्सीजन सपोज लेट्स से ना, हर एक एरो के ऊपर अलग अलग वर्ड्स यूज किए उन्होंने। सबसे ईस्ट वाले के लिए जो वर्ड यूज किया है वो कौन सा है, एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ O2। दूसरा क्या है, लैक ऑफ O2। और तीसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ O2। तो ये 3 वर्ड्स आपको ध्यान में रहने चाहिए, दैट इज एब्सेंस, लैक एंड प्रेजेंस। अगर ये 3 वर्ड्स आपको याद है, देन इट विल बिकम वेरी सिंपल टू रिमेंबर दीज, एब्सेंस ऑफ O2, लैक ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2। बाकी समझाने जैसा कुछ है नहीं, ऑल दीज आर। हाँ, अभी यहाँ पर एक गिव द रीजंस में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्रैम्प्स के बारे में, कि मसल्स में अपने को क्रैम्प्स क्यों होता है। आपको खाली इतना लिखना है कि मसल्स में कैसा रहता है, वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या फिर फिजिकल एक्सर्शन हो रहा है, तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पाता है बिकॉज ऑफ अ फिजिकल एक्सर्शन।
ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी होने के कारण, खत्म नहीं होता है लेकिन कमी होने के कारण लैक्टिक एसिड बनता है, एंड दैट लैक्टिक एसिड व्हेन इट गेट्स कलेक्टेड इन द मसल्स इट क्रिएट्स क्रैम्प्स। ठीक है, तो क्रैम्प्स आते हैं आपके मसल सेल में, तो आपको एग्जाम में पूछेंगे कि क्या है, तो वो दिस हैज टू बी टोल्ड। बाकी एरोबिक अनेरोबिक वो तो तुम बता ही पाओगे, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज अनेरोबिक रेस्पिरेशन। और ये सभी एनर्जीज कौन से फॉर्म में आते हैं, एटीपी के फॉर्म में आते हैं। तो एटीपी इज नथिंग बट एनर्जी करेंसी ऑफ योर बेसिकली सेल, एंड उसी के थ्रू एनर्जी बनती है आपकी। नाउ आफ्टर दिस ये सपोज याद रखने की जरूरत नहीं है, दिन के अंदर क्या वो ऑलरेडी दैट दैट इज नोन। हाँ, ये वाला कि टेरेस्ट्रियल ऑक्सीजन, टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऑक्सीजन में कैसा फर्क है। तो ऑक्सीजन का कंटेंट किसका ज्यादा रहता है, टेरिटोरियल का। मतलब लेट्स से टेरेस्ट्रियल जो भी एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन कैसा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, और जो एक्वेटिक है उनको कैसा मिल रहा है, कम मिल रहा है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। एंड दैट्स व्हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग की रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। रेट ऑफ किस में फर्क होगा, अपने टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, रेट ऑफ ब्रीदिंग में, रेट ऑफ रेस्पिरेशन में नहीं, रेट ऑफ ब्रीदिंग में चेंज होता है। किसका रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होता है, एक्वेटिक एनिमल्स का, जो पानी में रहता है। और एग्जाम में आपको ये रीजन वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं पानी वाले, तो उसका रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा क्यों है। वेरी सिंपल आंसर, रेट ऑफ ब्रीदिंग क्यों ज्यादा है, बिकॉज वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन इज वेरी लेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ह्यूमंस। अभी ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। ह्यूमंस का एक्चुअली ऑलरेडी कवर्ड है, मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, ह्यूमंस का ऑलरेडी कवर्ड है पिछले पैराग्राफ में। वो जो पाथवे है ना, वहां पे मसल सेल और देखे ना अपन ने, सेकंड एंड थर्ड वाला वाज एक्चुअली ह्यूमंस का ही था, वो मसल सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फिर ये क्यों देख रहे हैं हम लोग, ये वाला पार्ट क्यों देख रहे हैं, बिकॉज फॉर अबव रिएक्शंस वी रिक्वायर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो आपके पाथवेज हैं उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एंड फॉर दैट हम लोग ह्यूमंस का स्पेशली कौन सा पार्ट देखेंगे, लंग्स। तो टेक्निकली ये एग्जाम में हमेशा ध्यान में रखो कि एग्जाम में अगर तुमको रेस्पिरेशन के बारे में पूछ रहे हैं ह्यूमंस के, तो टेक्निकली दे आर आस्किंग अबाउट दिस, दे आर नॉट आस्किंग अबाउट लंग्स। बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का पूछा ह्यूमंस के बारे में, तो व्हाट दे डू इज वो लंग्स के बारे में पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं। दे डोंट इवन मेंशन अबाउट मसल सेल, दे डोंट इवन मेंशन अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। आई थिंक वो फोकस ही नहीं करते उस वर्ड के ऊपर कि व्हाट डू वी इवन मीन बाय रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, एनर्जी बनाना। ऑब्वियसली यू रिक्वायर एनर्जी का डायग्राम, उसके अंदर आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में लिखना है, मसल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। एंड इफ अगर उनको पूछना है लंग्स के बारे में, दे विल आस्क यू, दे विल आस्क यू कि बाबा वर्किंग कैसा है, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लंग्स वगैरह, दे विल आस्क यू रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड अगर क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ह्यूमंस के, उसको एक शॉर्ट में आप बता दो, 2-3 पॉइंट्स में यू कैन राइट इट अबाउट योर लंग्स एंड एवरीथिंग, लेकिन वो पॉइंट भी मेंशन होने चाहिए जो ऊपर है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। आप सबसे पहला ह्यूमन बीइंग, तो आपका सबसे पहला जो एयर है वो कहां से आती है, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। आपके जो नोज के नॉस्ट्रिल्स है, ठीक है, उसमें से सपोज लेट से पूरा एयर चला जाता है। और वहां पर प्रोटेक्शन के लिए कौन रखा है, आपने दो चीजें रखी है वहां पे, कौन कौन, एक फाइन हेयर और म्यूकस। तो ये दो नंबर ध्यान में रखें, एक तो फाइन हेयर मतलब अंदर से बाल हैं, और म्यूकस, ये दो चीजें प्रोटेक्शन के लिए आपने रखा है। किस कई की प्रोटेक्शन, डस्ट, अब वेरियस अदर थिंग्स की जो आपके नाक में से जा सकती है, तो फॉर दैट प्रोटेक्शन हमने फाइन हेयर और म्यूकस रखा हुआ। नाउ फ्रॉम हियर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। तो एयर पैसेज कहां से कहां गया, फिर एयर बाद में नॉस्ट्रल से आपके थ्रोट में एंड देन इनटू द लंग्स। बीच में कौन कौन आ जाता है, फेरेंक्स, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया। बीच में पलट आ जाता है, तो फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ये दो चीजें आती हैं सपोज लेट से बीच के, एकदम लेट से इन बिटवीन। अब इसके आगे है तुम्हारा सपोज लेट से जो पूरा आपका एयर है वो नीचे चला जाता है, कहां से, आपके फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया जो भी है, उसके बाद पूरा नीचे चला जाता है। अब वो पूरा किसके पास आ गया, एल्व्यूली के पास। नाउ व्हाट इज एल्व्यूली, एल्व्यूली इज नथिंग बट द बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है आपके लंग्स का। वंस इट इज डन, उसमें से आपका जो CO2 की लेन देन होती है ब्लड के साथ, हाउ दैट इज पॉसिबल, बिकॉज ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ये किससे कनेक्टेड रहते हैं, ब्लड कैपिलरीज से कनेक्टेड रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो लेन देन है किसका, CO2 का और O2 का, दैट इज डन बिटवीन एल्व्यूली एंड ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल कौन सी रहती है यहाँ पे? कैपिलरी। कैपिलरी के थ्रू ये करवा देते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स से एक लास्ट वाला पैराग्राफ है, और वो ये है कि ऑक्सीजन कितना लगता है। तो जितना बॉडी साइज आपका बड़ा रहेगा उतना ज्यादा आपका जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो काम नहीं करेगा। नाउ फॉर दैट वी विल रिक्वायर अ एक्सटर्नल, एक ऐसा एक मीडियम जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन को ट्रैवल करवा सके। ऑक्सीजन किधर आया तुम्हारे पास? ब्लड के अंदर। अब पूरा लंग्स के अंदर, राइट? और लंग्स से पूरे बॉडी के अंदर मूव कराना है। अगर तुम्हारा खून एक जगह से दूसरी जगह पे सपोज लेट से ट्रांसफर करवाएंगे तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम लोग उसके अंदर ऑक्सीजन डाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन जनरली हम लोग क्या सोच रहे हैं? डिफ्यूजन के थ्रू स्प्रेड करवा दे पूरे बॉडी के अंदर। बट एज यू नो, बड़ी बॉडी अगर है तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या यूज करते हैं फिर? वी यूज अ सिस्टम एंड दैट इज कॉल्ड एज, ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसफर करवाते हैं। तो दैट इज द थिंग विच वी नो टिल नाउ। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को लेके नहीं जाता आरबीसी। तो दिस इज व्हाट इज द स्टोरी टिल नाउ। क्या? चलिए, द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक नाटक है। अगेन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर दो चीजें होती हैं। पहला कौन सा? ऑब्वियसली प्लांट एंड देन एनिमल। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उन्होंने क्या किया है बुक के अंदर? एनिमल का मतलब ह्यूमन का पहले दिया है, प्लांट का बाद में दिया है। जनरली अभी तक कैसा देखा हमने? न्यूट्रिशन और लेट से जो ये है रेस्पिरेशन है, उसमें हमने प्लांट पहले देखा, ह्यूमन बाद में देखा। नाउ व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टेशन तो उन्होंने एनिमल ह्यूमन को पहले दिया है, प्लांट को बाद में दिया। तो चलो ठीक है, एनिमल का देख लेते हैं। एनिमल इन द सेंस दैट इज ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करते हो? ब्लड। ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर, लेट्स से योर, लेट्स से एक बॉडी ऑफ फ्लूइड टिश्यू की, जो आपके हर एक चीज को ट्रांसपोर्ट करवा देगा। तो दैट इंक्लूड्स द फूड एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स द ऑक्सीजन एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स द वेस्ट मटेरियल। तो आपका ब्लड बहुत कुछ लेके जाता है, नॉट जस्ट फूड, ऑक्सीजन ऑल्सो, CO2 ऑल्सो एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑल्सो, यूरिया जिसको बोलते हैं। अब ये हो गया हमारे किसके बारे में? दैट इज जस्ट अबाउट द ब्लड सिस्टम पूरा, कि क्या क्या लेके जा रहा है। अब प्लाज्मा उसमें का मेनली बहुत सारे काम करता है, दैट इज द लिक्विड मीडियम इन द ब्लड। एंड आरबीसी WBC के स्पेशल काम है। आरबीसी आपका एज यू नो टेक्स व्हाट, आपके जो ऑक्सीजन है उसको लेके जाता है बेसिकली विद द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको हम लोग नाम क्या है? हेमोग्लोबिन। एग्जाम में वो एक सिंगल मार्कर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज, लेट्स से, या फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, या फिर हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब कौन है? हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन के बारे में ध्यान में रखें, अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। नाउ ये हो गया हमारे अभी क्या क्या सिस्टम लगने वाले हैं। तो सबसे पहला हार्ट है। हार्ट के अंदर सपोज सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, खून कहाँ से कहाँ जाने वाला है। तो एक काम करते हैं, लेट अस हैव एन इंटरैक्टिव बेस्ड सेशन ऑन दिस हार्ट का। तुमको कल पढ़ने के लिए बोला था, तो आई होप कुछ जनों ने पढ़े होंगे। तो मुझे एक चीज बताइए, हार्ट का सबसे पहले अगर मैं बॉडी लिख रहा हूं, बॉडी से आपका जो ये है खून है वो किधर जाता है? ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। बॉडी की तरफ से खून किधर जाता है सबसे पहला? आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं एक एक, एंड प्लीज बी इंटरेक्टिव, बिकॉज आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक उसका प्रैक्टिस नहीं होगा आपको। ओके, बॉडी से कहां पे? विच पार्ट? वीना क्यावा, राइट? बॉडी से सबसे पहला किधर जाएगा? वीना क्यावा के पास। एकदम सही है। वीना क्यावा से हार्ट का कौन से पार्ट में सबसे पहला खून आता है? राइट एट्रियम, राइट? राइट एट्रियम के अंदर सबसे पहला खून आता है। राइट एट्रियम के बाद खून किधर किधर जाता है? राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से खून लंग्स की तरफ जाता है, लेकिन लंग्स की तरफ खून लेके जाने वाला कौन है? व्हाट इज द नेम? पल्मोनरी आर्टरी। हाँ सही है, पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी इज द वन कि जो आपके लंग्स की तरफ खून लेके जाएगी, राइट? अभी लंग्स की तरफ से वापस खून आने वाला है किसके पास? हार्ट की तरफ। ओके, तो वो कौन लेकर आता है?
अभी मैं पूरा रेड से बता रहा हूं, दिस वाज ब्लू, डीऑक्सीजनेटेड। अभी किसके पास जाएगा? लंग्स के बाद, लंग्स 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 के बाद लेफ्ट, लेफ्ट की राइट, लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट क्या? एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के बाद किसके पास जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके पास जाता है? एओर्टा के पास। एओर्टा से किसकी तरफ जाएगा? बॉडी के पास। ओके, सो बेसिकली लंग्स, लेफ्ट एट्रियम ये, लेकिन इसके बीच में एक रह गया एंड दैट इज व्हाट? पल्मोनरी वेन। ओके ठीक है, तो यहां पर ऐड कर लेते हैं हम लोग पल्मोनरी वेन। तो लंग से पल्मोनरी वेन, देन लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा एंड देन बॉडी, राइट। अब बॉडी के थ्रू वापस फिर, बाय द वे एओर्टा थ्रू पूरे बॉडी में किसके थ्रू जाएगा? आर्टरीज के थ्रू। सो इफ यू वांट टू इंक्लूड आर्टरीज यू कैन, अगर आप आर्टरीज को ऐड करना चाहते हो तो आर्टरीज को भी ऐड कर सकते हो, एंड देन टू द होल बॉडी। और बॉडी से फिर बाद में किसके पास? वेन्स के पास, एंड दिस पर्टिकुलर साइकिल विल गो ऑन। So basically body, then vena क्या हुआ? Right atrium, right ventricle, pulmonary artery, lungs, pulmonary vein, left atrium, left ventricle, aorta, arteries, bodies, veins, again body, and this goes on, this goes on and on. तो यही एग्जाम में आपको लिखना है। ये जो ब्लू कलर का है मैंने जो लिखा हुआ है, एवरीथिंग दैट इज ब्लू दैट इज बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड एवरीथिंग दैट हैज बीन रिटन इन रेड, लाल कलर में जो लिखा है वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब उस ब्लड के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, ये तो हमारे इसके बारे में हो गया, सपोज लेट अस से बेसिक हार्ट के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर डायग्राम। इसके अंदर कैपिलरीज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, बट कैपिलरीज से ज्यादा हमको ज्यादा डिस्कस करना है चेंबर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान में रखना है कि 2 चेंबर किसके पास है, 3 चेंबर किसके पास है, और 4 चेंबर किसके पास है। तो 2 चेंबर मतलब कौन है? फिश। ओके, तो उसको यहीं पे रट्टा मार लो। 2 चेंबर मतलब कौन है? फिश। 3 चेंबर मतलब कौन है? amphibians and reptiles. Amphibians and reptiles are basically 3 chambered. और 4 chambered किसके पास रहता है? Humans and mammals, basically like birds and mammals. And आपको अगर एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि किसके चेंबर ज्यादा हैं या फिर कम है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि चेंबर ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? डिपेंड्स ऑन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। एनर्जी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट एनर्जी की उतने ज्यादा कंपार्टमेंट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखें कि जितना ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी को, उतना ज्यादा सपोज लेट्स से आपके चेंबर्स बढ़ते जाएंगे, बिकॉज टू क्रिएट मोर एनर्जी यू रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, एंड टू क्रिएट मोर ऑक्सीजन और टू हैव मोर ऑक्सीजन यू शुड हैव बाइफर्केशन बिटवीन द CO2 एंड O2 लेवल्स। तो उसके लिए चेंबर्स लगते ही लगते हैं। नेक्स्ट थिंग आपको जो एग्जाम में पूछेंगे, अपार्ट फ्रॉम सपोज ये चेंबर्स और वो, दे विल आस्क यू अबाउट सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन मतलब क्या? हार्ट में 2 बार जब खून आता है तो उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। पहला कौन सा है? हार्ट के अंदर जो सबसे पहला खून आता है वो कहां से आता है? बॉडी की तरफ से, राइट। द फर्स्ट टाइम इट एंटर्स दैट इज थ्रू टेक्निकली वीना क्या टू राइट एट्रियम, दैट इज द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार आपके हार्ट के अंदर खून आता है, बेसिकली लाइक फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम, दैट इज द फर्स्ट टाइम। और सेकंड टाइम कब रहता है? लंग्स में से जब हार्ट की तरफ आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, थ्रू व्हाट? थ्रू पल्मोनरी वेन। थ्रू पल्मोनरी वेन वापस एक बार खून आता है आपके हार्ट के अंदर, और पल्मोनरी वेन से कहां जाता है? लेफ्ट एट्रियम के पास। ओके, तो दीज आर द 2 टाइम्स आपके हार्ट में से 2 बार खून गया, सो दैट मींस इट इज डबल सर्कुलेशन। एंड व्हाट अबाउट फिश? फिश के बारे में कैसा है? देखो, फिश का सिंगल सर्कुलेशन है, लेकिन वो आपको बताना पड़ेगा ना कि कैसे होता है। तो हैपन समथिंग लाइक दिस कि हार्ट की तरफ से किधर खून जाता है? गिल्स के पास। और गिल से हार्ट की तरफ न जाने के, या ऐसा नहीं जाता वापस। टेक्निकली इट शुड बी समथिंग लाइक दिस कि हार्ट की तरफ से गिल्स की तरफ जाना चाहिए, गिल्स से हार्ट की तरफ, और फिर बॉडी की तरफ। ऐसा होना चाहिए। द मूवमेंट शुड बी समथिंग लाइक दिस, बट इंस्टेड ऑफ दैट आपके फिश में क्या होता है
ये पाथ कैंसिल हो जाता है, गिल से डायरेक्टली किधर जाता है, आपके बॉडी के अंदर जाता है। ऐसा है वो, मतलब फिश के अंदर द ब्लड कम्स इनटू हार्ट, गिल्स के पास जाता है, गिल से डायरेक्टली बॉडी के पास जाता है, सो हेंस इट इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन। हार्ट के पास सिर्फ एक ही बार खून आया, सिंगल सर्कुलेशन। तो फिश का ध्यान में रखे सिंगल सर्कुलेशन और अपना डबल सर्कुलेशन। ओके, अगेन सेम थिंग, नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस पे जाता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द ब्लड वेसल्स। हमारा ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज जस्ट जीके। आपको अगर ध्यान में रखना है तो ध्यान में रखें, इट्स नॉट कंपलसरी, आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। अबाउट सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन के वक्त का आपके हार्ट का जो प्रेशर रहता है वो, एंड डायस्टोलिक मतलब जब रिलैक्सेशन के वक्त का जो प्रेशर रहता है वो। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 120/80 ऑफ HG। अब ये आप आपके ऊपर है, आपको सपोज याद करना है तो करो, इट्स नॉट कंपलसरी बिकॉज इट्स नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम। लास्ट के सपोज आपके 10 साल में कभी पूछा नहीं गया है ये वाला क्वेश्चन। अब रही बात स्पिग मैनोमीटर डिवाइस का नाम ध्यान में रखो कि जिसके थ्रू आप क्या करते हो, ब्लड प्रेशर को गिनते हो। द डिवाइस नेम इज स्पिग्मो मैनोमीटर। तो ये चीज खाली नाम ध्यान में रखें। अब ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। अब आपके पास दो टाइप के हैं, टेक्निकली तीन है। तो आपका पहला जो है दैट इज आर्टरीज। आर्टरीज के बारे में क्या कहना चाहते हो? आर्टरीज बेसिकली सबसे पहला एक तो थिक होते हैं, सबसे पहला थिक होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, मतलब ऐसा ब्लड की जिसके अंदर O2 हो, ऐसा खून लेके जाते हैं। एंड दीज आर क्वाइट इलास्टिक, काफी इलास्टिक भी होता है। द रीजन बीइंग क्योंकि प्रेशराइज्ड ब्लड रहता है अंदर, तो इलास्टिक होना ही पड़ता है। प्रेशर पे ब्लड आता है इसके अंदर। वेन ना सॉरी वॉल्स वगैरह कुछ होते नहीं है, नो वॉल्स। सो बेसिकली दे आर थिक, they have oxygenated blood, they are elastic, they have pressurized blood, they have no walls। एंड उसके अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन ध्यान में रखना है, एक्सेप्शन इज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी का एक्सेप्शन है। ये क्या करता है, CO2 वाला खून लेके जाता है, CO2 वाला। तो दैट इज द ओनली एक्सेप्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये खून कहां से कहां लेके जाता है आर्टरीज? बॉडी से हार्ट की, हार्ट से बॉडी, हार्ट से बॉडी, हार्ट टू बॉडी। ओके, तो ये है सपोज लेट्स से आर्टरीज के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेन्स। वेन्स का पूरा उल्टा लिखना है इसके, थिक नहीं थिन रहते हैं। आप खाली एक का ही याद रखो, आर्टरीज का उल्टा लिख देना वेन्स का। ये थिक रहते तो वो कैसे होंगे, थिन। इसके अंदर O2 रहता तो उसके अंदर क्या रहता, CO2। ये इलास्टिक है तो वो क्या है, नॉट इलास्टिक। इसके अंदर प्रेशराइज ब्लड है तो उसके अंदर लो प्रेशर का ब्लड है। इसके अंदर नो वॉल्स है तो उसके अंदर वॉल्स है। इसके अंदर एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी का है, तो वेन्स में कौन सा होगा, पल्मोनरी वेन का, कि जो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। यहाँ पर खून हार्ट से बॉडी में लेके जा रहा है, वहां पर कैसा होगा, बॉडी टू हार्ट की तरफ। तो ये खाली डिफरेंस है आपके वेन का और आर्टरीज का, तो इसको खाली प्लीज ध्यान में रखें। अब बात करते हैं कैपिलरीज की। कैपिलरीज क्या है, देखो ब्लड वेसल ही है, लेकिन सबसे जो छोटे आपके जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये दीज आर स्मॉलेस्ट वेसल्स विच आर वन सेल थिक। इनका थिकनेस कितना रहता है, सिर्फ वन सेल, एक सेल का खाली थिकनेस होता है इनको। बस हो गया, बाकी तो कुछ है नहीं इसके अंदर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का डायरेक्टली खाली काम क्या है, आपको इसका वर्किंग जो भले ही तुमको डिटेल में मैंने पढ़ाया है प्लेटलेट्स का, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आपको ध्यान में रखने के लिए। लेकिन आप इतना ध्यान में रखें कि प्लेटलेट्स का खाली बहुत ही शॉर्टर वर्जन आपको ध्यान में रखना है, और वो ये कि प्लेटलेट्स किसके लिए काम में आती हैं, लीकेज को स्टॉप करने के लिए। आपका जो ब्लड के अंदर अगर आपका कुछ कट जाता है, बॉडी खून बह रहा है, तो उसको प्लग करने के लिए, क्लॉट करने के लिए किसका काम इस्तेमाल होता है, प्लेटलेट्स। तो बस एग्जाम में खाली ध्यान में रखें, व्हाट आर प्लेटलेट्स, व्हाट इज द फंक्शन, क्लॉट द ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग या फिर क्लॉट द ब्लड, ये उसका फंक्शन है। वेरी सिंपल, इतना ही है, अपने को डिटेल्स नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लिम्फ। लिम्फ होता क्या है, लिम्फ इज नथिंग बट ब्लड लाइक। ये कंफ्यूजन बहुत होता है कि लिम्फ एग्जैक्टली है कैसा, ये ब्लड लाइक रहता है। ऊपर से ब्लड में और इसमें क्या फर्क रहता है, ब्लड को कलर रहता है, ये कलरलेस होता है। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। ब्लड के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा रहता है, अच्छा खासा प्रोटीन रहता है। इसके अंदर प्रोटीन कैसा रहता है, कम रहता है, लेस प्रोटीन।
ब्लड को लेके जाने वाले कौन कौन है? ब्लड को लेके जाने वाले आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज है। लिम्फ का वैसा नहीं है। लिम्फ को लेके जाने वाला कौन है? उनका खुद का नेटवर्क है, ठीक है, लिम्फेटिक नेटवर्क बोलते हैं उसको। दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। लिम्फेटिक कैपिलरीज भी बोले जाता है उसको। सो बेसिकली दे हैव अ सेपरेट नेटवर्क जिसके थ्रू उसको लेके जाते हैं। एंड ये पूरा अपना जो ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, ये जो तैयार हुआ है लिम्फ में, ये कहाँ पे छोड़ा जाता है? वेन्स में। वेन्स में बेसिकली, क्योंकि वो खून के जैसा ही है ना। आपका जो लिम्फ है ना, खून से ही बनता है, तो टेक्निकली वो खून ही है। लेकिन उसको फिर छोड़ना किधर पड़ेगा आपको? वेन्स के अंदर। फिर वो वेन्स की तरफ, हार्ट की तरफ जाएगा, फिर हार्ट उसको पूरे बॉडी में फिर से फैला देगा। सो द फंक्शन इज यू हैव टू, ये कहाँ पे पूरा ड्रेन होता है लिम्फ? वेन्स में। तो वेन्स के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर फिर से हम लोग पहुंचा देंगे विद द हेल्प ऑफ हार्ट। दैट इज अवर जॉब। सो ये लिम्फ का एक्स्ट्रा आप ध्यान में रखें। और एक पूरा बच्चे ना इसमें हार्ट का ठीक से कर लेते हैं, तो हार्ट का तो ऑब्वियसली करना है, दैट इज नॉट एन इश्यू। बच्चे इसको थोड़ा एक लाइटली ले लेते हैं, इस डायग्राम को। दैट इज द सेकंड, लेट्स से एक फर्स्ट मिस्टेक विद स्टूडेंट्स डू। सेकंड मिस्टेक फॉर स्टूडेंट डू इज ये वाला पार्ट। आर्टरीज और वेन्स में का जो फर्क है ना, ठीक से करके नहीं जाते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द एग्जाम, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड कैपिलरीज। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है तो फिर आंसर भी नहीं आते। द थर्ड मिस्टेक विच इज डन बाय द स्टूडेंट इज अबाउट लिम्फ। लिम्फ के बच्चे पढ़ के नहीं जाते। आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस, बट बच्चे पढ़ के नहीं जाते मेजोरिटी ऑफ द टाइम। मतलब 90-95% ऑफ द टाइम बच्चे पढ़ के नहीं जाते लिम्फ को। एंड ऑब्वियसली उसका परेशानी तो होती है एग्जाम में। लिम्फ के बारे में कुछ शॉर्ट नोट आ गया, कुछ भी पता नहीं रहता। तो आप इतना तो ध्यान में रखो कि लिम्फ ब्लड लाइक है, कलरलेस है, लेस प्रोटीन है, लिम्फेटिक कैपिलरीज है, लार्जर वेन्स में छोड़ा जाता है। यहीं पे 5 पॉइंट बन जाते हैं आपके, लेकिन बच्चे ध्यान ही नहीं देते। ये प्रॉब्लम है। तो आप कृपया कर इसको ठीक से करें। लिम्फेटिक नेटवर्क, लिम्फ अगर ठीक से नहीं हुआ तो आपके बहुत सारे मार्क कटने की लेट्स से एक संभावना है। चलिए, प्लांट्स, लेट्स स्टार्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स में हमको क्या ध्यान में रखना है, चलिए देख लेते हैं। Okay. So what we have here is plants के अंदर का ट्रांसपोर्टेशन हम लोग कैसे करवा रहे हैं। अब इसके अंदर वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के बारे में पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि हम लोग ट्रांसपोर्ट कर क्या रहे हैं, ठीक है। बाकी का बाद में सब आता है चीजें। द फर्स्ट थिंग यू ट्रांसपोर्ट इज फूड, ऑफ कोर्स, खाना। फूड तो ट्रांसफर करवाएंगे करवाएंगे। अनदर थिंग यू ट्रांसफर इज वाटर। प्लांट के अंदर पानी भी तो चाहिए, तो प्लांट को एक ट्रांसफर करेंगे, वाटर को एक ट्रांसफर करेंगे। एंड द थर्ड थिंग विच यू नीड टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज बेसिकली मिनरल्स। मिनरल्स को भी क्या करोगे आप? ट्रांसपोर्ट करवाओगे। अब इतने सारी चीजें अगर आपको ट्रांसपोर्ट करवानी है तो व्हाट डू यू डू इज, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यू हैव फ्लोएम। आपके पास फ्लोएम है। एंड आपको अगर वाटर एंड मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हो तो आपके पास जाइलम है। सो यू आर टू थिंग्स, वाटर मिनरल्स के लिए जाइलम, फूड दैट इज फ्लोएम। अब इसके अंदर जो आपका मेथड है, हमको क्या देखना है कि पानी को ट्रांसफर करने का या फिर पानी को सप्लेट से मूव कराने का प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होता है जाइलम के अंदर। वी नो दैट जाइलम डज इट। मेन क्वेश्चन इज आगे क्या होता है, मतलब क्या सिर्फ जाइलम से काम बन जाता है या फिर जाइलम के अलावा भी कुछ रहता है। तो दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। तो आप अपना जो फर्स्ट सिस्टम है, मतलब जिसके थ्रू आप वाटर मिनरल्स प्लांट के अंदर लेते हो अपार्ट फ्रॉम जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज रूट्स। रूट्स के बारे में आपके आंसर में मेंशन चाहिए ही चाहिए। तुम ये देखो ना कि प्लांट्स के अंदर आने वाले हर एक चीज आपकी बेसिकली कहाँ से आती है, जो मेजॉरिटी है रूट से आती है। तो रूट्स के बारे में आपने लिखना जरूरी है। अब रूट्स के अंदर जो पानी और मिनरल्स आता है बेसिकली दैट इज बिकॉज ऑफ द विच प्रोसेस, ऑस्मोसिस। आयरन डिफरेंस रहता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। सॉइल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है, रूट्स के अंदर कम है। रूट्स बेसिकली ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर पूरा चला जाता है। एंड उसी पानी के अंदर क्या डिजोल्व रहता है? तुम्हारे मिनरल्स। सो वाटर के अंदर ही तुम्हारे मिनरल्स डिजोल्व है एंड बेसिकली दोज आर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स। अब ये एक बार जाइलम में जब आ जाते हैं, इशू ये है कि प्लांट अगर तुम्हारा बहुत बड़ा है, मतलब बेसिकली इट्स अ ट्री, प्लांट नहीं है, छोटा प्लांट नहीं है, इट्स अ ट्री, तो सिर्फ जाइलम से पानी लेना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जाइलम कहां पर है? रूट्स के पास। अब वहां से पूरे प्लांट में ऊपर टॉप तक लेके जाना पानी, दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड उसके लिए फिर वी हैव सेकेंडरी सिस्टम। अब ये जो रूट्स के थ्रू जो आप एब्जॉर्ब करते हो उसको क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर। ओके, तो द बेसिकली इसके लिए हमारे पास एक नाम है, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट रूट प्रेशर।
अब यहां से पूरा पानी आ गया, अब हमको कहाँ पे चाहिए, ऊपर चाहिए, किधर, ऊपर वाले हिस्सों में। नाउ टू डू दैट, द बेस्ट वे टू डू दैट इज ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या रहता है, देखो ट्रांसपीरेशन मतलब रूट्स में तो आपने कैसे पानी ले लिया, ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर। अब पानी किधर आ गया है, जाइलम के अंदर। नाउ जाइलम का इशू ये है कि सिर्फ विदाउट अगेंस्ट ग्रेविटी आप पूरा पानी ऊपर तक लेके नहीं जा सकते, एंड दैट टू हर एक पार्ट के पास। तो यू नीड अ सिस्टम की जो इससे भी एडवांस्ड हो, एंड दैट एडवांस सिस्टम इज ट्रांसपीरेशन। उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तुमको इसका डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। और ये किसकी वजह से होता है, ऑब्वियसली सन की वजह से। सन इज रिस्पॉन्सिबल, या फिर एटमॉस्फेयर, आपकी जो जिस एनवायरमेंट की आप बात कर रहे हो वहां पे गर्मी ज्यादा है, ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन वहां पे होगा, पानी बाहर निकलेगा, एंड इट क्रिएट्स अ बेसिकली अ सक्शन, एक सक्शन तैयार करता है वहां पे। एंड ड्यू टू दैट सक्शन पानी पूरा नीचे से कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो दैट सक्शन प्रेशर इज क्रिएटेड बाय होम, बेसिकली ट्रांसपिरेशन, एंड उसकी वजह से पूरा पानी नीचे से ऊपर आता है, जाइलम में से ऊपर आ गया। मतलब रूट प्रेशर के बाद कौन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपिरेशन। अब इसके अंदर एक चीज आपको बतानी है कि ट्रांसपिरेशन कब होता है, मतलब दिन के अंदर कि रात के वक्त। तो दिन के अंदर, डे टाइम। तो डे टाइम के वक्त कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपिरेशन। और रात के वक्त रूट प्रेशर, जिसको जाइलम बोलते हैं, तो वो रात के वक्त ज्यादा सपोज फॉर्म में रहता है। तो रूट प्रेशर दोनों वक्त काम करता है, सुबह ऑल्सो, नाइट ऑल्सो, बट ट्रांसपिरेशन वर्क्स ओनली इन द डे। एंड बिकॉज ऑफ दैट रात के वक्त कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट प्रेशर, और दिन के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ट्रांसपिरेशन। इतना बता दिए, दैट्स इट। अब आपको खाली इतना बताना है कि जो भी मिनरल्स है वो कैसे हैं, डिजॉल्व फॉर्म में, डिजॉल्व इन इट से फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, एंड बाकी का फिर मूवमेंट सपोलेट से उसी के थ्रू होता है, दैट इज जाइलम एंड द वाटर, उसके अंदर डिजॉल्व मिनरल्स। तो लेट अस जस्ट हैव अ रिवीजन कि वाटर का मूवमेंट कैसे है। अब सबसे पहला क्या बताना है आपको, रूट्स लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में सबसे पहले क्या बताना है, रूट्स लेते हैं। कैसे लेते हैं, आयन डिफरेंस, या फिर ऑस्मोसिस लिख दो, तुमको जो शब्द अच्छा लगता है वो, आयन डिफरेंस से ले लिए। उसके बाद जाइलम के अंदर गया वो। नाउ ओनली जाइलम कैन नॉट प्रोवाइड द वाटर टू द अबव साइड, तो उसके लिए फिर ये इसी के लिए शब्द हमने क्या यूज किया है, रूट प्रेशर। जाइलम में आने के बाद ऊपर क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या हो रहा है, सक्शन। और सक्शन की वजह से क्या हो रहा है, पूरा पानी रूट्स में से किधर आ रहा है, फिर टू द टॉप लेवल। हो गया। इसके बारे में आपने एक बार बता दिए। फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट में खाली इतना लिखो फिर कि नाइट में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दिन के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट है। हो गया, दैट्स इट। सो ये चीजें का आपको खाली लिखनी है इन द एग्जाम, एंड हो गया फिर। Now let us talk about transport of foods and other substances. And if you want to draw, आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। इतना भारी निकालने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन शो इट, नो। आपके वो जो आपके फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में जो ड्राइंग निकालते थे वैसा निकालो, या ऐसा जमीन, ये प्लांट, और बस इसको ऐसा गोल गोल करने का, हो गया। हो गया प्लांट, क्या है, दो लाइन ऊपर से गोल 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 प्लांट बन जाता है आपका, ट्री। और बस इसको रूट बता दो ऐसे। एंड रूट्स को क्या करने का, अलग अलग, ऑब्वियसली इट शुड लुक लाइक रूट्स। एक सिंगल ऐसा वो रेडिश की जैसा नहीं निकालना है। कुछ कुछ बच्चे रूट्स के नाम पे सिर्फ रेडिश निकालते हैं, रेडिश नहीं, बेसिकली यू शुड हैव ऐसे मल्टीपल लाइंस एंड ऑल। उसके अंदर फिर एरो के थ्रू बता दो ऐसा कि ऊपर जा रहा है वगैरह वगैरह, एंड यहां से फिर बाहर जा रहा है। इसको नाम देना रूट प्रेशर, और ऊपर वाले को नाम देना ट्रांसपिरेशन। हो गया। मतलब आपका विद डायग्राम वगैरह सब कुछ हो जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, फ्री हैंड से निकालना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फूड। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है। फूड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोसेस का नाम पहले पता होना चाहिए कौन है। प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन। ये कीवर्ड आपके आंसर में आना ही चाहिए कि फूड का मूवमेंट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। एंड इसके लिए आप क्या यूज करते हो, ऑब्वियसली वी यूज फ्लोएम की जाइलम, फ्लोएम, वेरी सिंपल, आप फ्लोएम यूज करते हो। उसके बाद बस मतलब सबलेट से इतना भी अगर बता दिया तो भी सफिशिएंट है। हाँ, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट सीयू ट्यूब्स एंड एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स, यू कैन, बट इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन ये जरूर बताना अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों मूवमेंट में होता है बोल के, क्योंकि आपने को जो फूड का जो मूवमेंट है ना वो इतना डिटेल में नहीं है जितना सपोज वाटर का है। तो बस, और एक फर्क क्या है बिटवीन वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फूड ट्रांसपोर्ट,
वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है वो, उसमें एनर्जी वगैरह नहीं लगता. बट इफ यू आर मूविंग फूड, अगर आप फूड का मूवमेंट कर रहे हो तो बेसिकली रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी की जरूरत पड़ती है. बाकी तो क्या है, हाँ ये वाला कि खाना कैसे ट्रांसफर होता है. तो खाना कैसे ट्रांसफर होता है, सबसे पहला आपके फ्लोएम के अंदर क्या होता है, खाना आता है, उसके अंदर पानी भी आता है, एंड दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, देन अगेन इट मूव्स टू दी सेकेंडरी पार्ट, आपका फिर आगे वाले इसमें फ्लोएम में आपका मूव होते रहेगा. द प्रेशर मूव्स द मटेरियल ऑन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर. तो फ्लोएम में का पूरा खाना सब किधर जाएगा, जहां पे लो प्रेशर है वहां पर. एंड दिस विल कंटिन्यू, दिस विल कंटिन्यू. तो खाली इतना बताना है आपको कि फूड आता है अंदर और वाटर आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, एंड देन लेट्स से द मटेरियल ट्रेवल्स फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू विद द हेल्प ऑफ लेट्स से विद द लॉजिक ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. बस हो गया, इतना ही बताना है रिगार्डिंग द फूड. चलिए देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम है. चलिए तो लेट मी एक्सप्लेन आपको क्या लिखना है वहां पे. तो एग्जाम के अंदर सबसे पहले आप वो लिखोगे, प्रोसेस का नाम, ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम, सब कुछ ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह, और उसको एनर्जी लगती है, दैट इज द वन थर्ड 3 पॉइंट्स तो लिखेंगे. ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव, फिजिकल प्रोसेस नहीं है. अभी मेन प्रॉब्लम इज अबाउट लेट्स से हाउ द फूड इज ट्रांसफर्ड. उसके लिए लास्ट के 2-3 लाइन से ये आपको बताना है. मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी. सबसे पहला एक बार देखो किसमें से क्या आ रहा है, आपका फूड किधर आ रहा है, आपका फूड, एक काम करता हूं नहीं तो ठीक है फूड ही ठीक है. फूड इज लेट से किधर आता है, फ्लोएम टिश्यू में. फूड किधर आ गया पहले, फ्लोएम टिश्यू में. एंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एनर्जी देनी पड़ती है इसके लिए. तो आपने फूड कहां पे गया, फ्लोएम टिश्यू में, एनर्जी के जरिए. उसके बाद दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल, दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इन इट. ठीक है, अब एकदम खाना आ गया, अब अराउंड सब लेट से कैसा है, पानी वगैरह प्रेजेंट है. ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से कैसा हो जाता है, पानी सराउंडिंग रीजन में, द वाटर वॉट एवर इट इज, बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो फ्लोएम टिश्यू में पूरा पानी आ जाता है. मतलब फ्लोएम टिश्यू में दो चीजें आ गई, एक कौन, फूड, दूसरा कौन, पानी. ओके तो वाटर ऑल्सो, ठीक है, पानी आ गया, एंड द रीजन इज ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से. फूड, फ्लोएम टिश्यू, वाटर, ऑस्मोटिक प्रेशर टिश्यू के अंदर आ गया. अब टिश्यू के अंदर क्या है आपका, फूड प्लस वाटर है. ठीक है, द कंटेंट्स राइट नाउ फॉर द फ्लोएम इज नथिंग बट, उसके कंटेंट में लिख देता हूं कंटेंट क्या है फिलहाल. द कंटेंट इज फूड प्लस वाटर. ओके, अब आपका खाना आ गया. अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जो खाना है ना वो पानी में डिसॉल्व होता है, मतलब बेसिकली वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स है वो, तो पानी पूरा, पानी के अंदर क्या मिक्स हो गया, तुम्हारा खाना मिक्स हो गया, पूरा फ्लोएम के अंदर है. नाउ वन फ्लोएम टिश्यू दूसरे फ्लोएम टिश्यू से कनेक्टेड है. लेट अस टॉक अबाउट दिस नाउ. द प्रेशर मूव्स द मटेरियल फ्रॉम द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर. ये एक इंपॉर्टेंट लाइन, द प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर. तो यहाँ पे देख लो, एक फ्लोएम टिश्यू है, दिस इज फ्लोएम टिश्यू, एंड देयर इज अनदर फ्लोएम टिश्यू उसी के बाजू में, एंड देयर इज अनदर फ्लोएम टिश्यू उसके बाजू में, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन. अब खाना मान लो पहले इसमें आ गया, खाना किसमें आ गया, फर्स्ट वाले में, पहले वाले में पूरा खाना आ गया, फूड इज हियर. अब यहां पर सपोज जो जो आपका प्रेशर है वो कैसा हो जाता है, द प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टिश्यूज टू विच हैव लेस प्रेशर. अभी इसके अंदर प्रेशर बढ़ गया, पूरा मटेरियल ज्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन. ओके सो द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, मोर प्रेशर. और बाजू वाला जो है दो, उसके अंदर कुछ खाना नहीं है, कुछ पानी नहीं है, तो इट इज एट लो प्रेशर. तो मोर प्रेशर से पूरा किधर जाएगा, लो, हाई, हाई से किधर जाएगा, लो प्रेशर पे. तो दैट इट विल गो, द फूड विल गो फ्रॉम मोर टू लो प्रेशर, दैट फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. हो गया, फिर एक फ्लोएम टिश्यू से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, दिस विल गो ऑन एंड ऑन. तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना है. सबसे पहले आपको लिखना है फूड फ्लोएम टिश्यू में लगता है, एनर्जी डालने के बाद ही डालेगा जाएगा, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो पानी आ जाएगा फ्लोएम टिश्यू में. Now, from this one phloem tissue, all the food material will move to the next phloem tissue because of the low pressure. बस हो गया. एक काम कर लो, इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द सेंटेंसेस, एटलीस्ट डायग्राम ये तुम्हारे पास रहने दो, ये वाली.
मतलब कैसा है ना, यू विल बी एबल टू वर्क आउट योर ओन सेंटेंसेस। खुद के सेंटेंस में लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट एटलीस्ट ये लॉजिक होना चाहिए। ओके, सो लेट अस आस्क अबाउट द, देखो एक्सक्रीशन सबसे आसान है। अब एक्सक्रीशन के अंदर हमारे पास दो एक्सक्रीशन है। द फर्स्ट एक्सक्रीशन वी हैव इज ह्यूमन वाला, और दूसरा कौन सा है, प्लांट वाला। तो वी हैव दो हमारे पास एक्सक्रीशन है। अब उसके अंदर का जो ह्यूमन एक्सक्रीशन है, उसके अंदर जो सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ दो किडनीज, टू किडनीज होती हैं, देन दो यूरेटर रहते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। मतलब दीज टू किडनीज, देन दिस टू सपोज से ट्यूब्स की जो यूरिन को मतलब लेके जाएंगे किडनी से ब्लैडर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। एंड एक लास्ट वाला वन सपोज लेटर से द लास्ट पार्ट दैट इज यूरेथ्रा, की जो यूरिन को बाहर निकालेगा बॉडी के बाहर एकदम टोटली एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ वी हैव लेट्स से आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली किडनीज किस चीज को फिल्टर करते हैं, तो किडनीज फिल्टर करते हैं ब्लड को। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू से, कि किडनीज किस चीज को फिल्टर करता है, तो ब्लड को फिल्टर करता है। आपको नेक्स्ट चीज ये बतानी पड़ती है कि ब्लड के अंदर ऐसा क्या है कि उसको फिल्टर करना पड़ता है। तो उसके अंदर क्या है, यूरिक एसिड, यूरिया या फिर यूरिक एसिड लिख देना, कि वो उसके अंदर रहता है, उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। एंड उसका बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है, फिर वो भी एक बताना है। मतलब पहले आपको बताना है कि भाई पार्ट्स कौन से है, फिर आप ये बताओ कि ब्लड सपोलेटस से प्यूरिफाई करता है। फिर आप ये बताओ कि ब्लड को प्यूरिफाई क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर यूरिक एसिड है, विच इज अ हार्मफुल प्रोडक्ट विच वी नीड टू रिमूव फ्रॉम अवर बॉडी। उसके बाद आपको ये बताना है कि इसका फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सा है। जैसे कि आपके लंग्स का फिल्ट्रेशन यूनिट कौन था, एल्व्यूली, वैसे ही आपके किडनीज का सपोलेट से फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है, आपको ये बताना है। नेफ्रॉन बोल दो, हो गया। अब एक बार तुमने नेफ्रॉन बोल दिए, नाउ कम्स मेन डिस्कशन पार्ट अबाउट नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन का वर्किंग कैसे बताना है। ओके ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मतलब आपको अगर ऐसा आ गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑब्वियसली फर्स्ट यू हैव टू टॉक अबाउट की एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, देन यू टॉक अबाउट की किडनीज का काम क्या है, देन यू टॉक अबाउट ब्लड के अंदर क्या ऐसा है कि जो आपको उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, देन यू टॉक अबाउट की फिल्ट्रेशन यूनिट बेसिक कौन सा है, नेफ्रॉन। अब कहानी आती है नेफ्रॉन की। अब नेफ्रॉन के अंदर ऐसा क्या क्या है, वो क्या क्या करता है, पहले वो बताते हैं। नेफ्रॉन के अंदर का सबसे पहला आपको एक ही पार्ट बताना है, दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। आपको सबसे पहला क्या बताना है, कि वहां पर एक कप शेप्ड आपके पास सपोलेट से कप शेप्ड एंड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। और वो क्या करता है, दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट, दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। मतलब बेसिकली वो क्या करता है, ब्लड को लेता है और यूरिन तैयार करता है। लेकिन उसने जो यूरिन तैयार की है उसमें प्रॉब्लम है। क्या, देखो फिल्ट्रेट मतलब कौन सा, फिल्ट्रेट इज बेसिकली यूरिन, ठीक है। तो बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, यूरिन को सप्लेट से निकाल देता है, आपके पूरा यूरिन बनाता है, किसमें से, ब्लड में से। लेकिन उस यूरिन का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल है कि जो बॉडी के लिए यूजफुल है, और वो कौन है, गैस। उसको क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। गैस मतलब कौन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, ग्लूकोज अमाइनो एसिड सॉल्ट्स। तो ये किस में है, यूरिन के अंदर। अब ये तो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोटीन है, सॉल्ट तो इलेक्ट्रोलाइट है, अपनी बॉडी को लगता से लगता। तो ये तीनों चीजें यूजफुल हैं कि जो बॉडी के बाहर जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन करेंगे इसका, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले एब्जॉर्प्शन हो गया था ना और उसमें ये बच गए, तो रीअब्जॉर्प्शन। व्हाई डू वी कॉल इट सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपके पास कॉम्बिनेशन है यूरिन प्लस गैस, और आप खाली गैस को एब्जॉर्ब कर रहे हो, रीअब्जॉर्ब। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्ब, बिकॉज वी आर नॉट सेलेक्टिंग यूरिन इन दिस केस। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ गैस। उसके बाद अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम में लिखना है, कि कितना पानी रीअब्जॉर्ब होगा या फिर कितना पानी छोड़ा जाएगा, किस चीज पे डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपके बॉडी के अंदर एक्सेस पानी कितना है। इट मींस व्हाट, जैसे कि मान लो विंटर के डेज हैं, ठीक है, और आपके बॉडी के समर का डेज ले लो। तो समर के डेज में क्या होता है ना, आप काफी सपोज पसीना निकलता है बॉडी में से, राइट, स्वेट वगैरह। और स्वेट इज नथिंग बट वाटर, वाटर का कंटेंट लॉस बहुत होता है आपके बॉडी में से, बिकॉज दिन पूरा गर्म रहता है, हॉट फील होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट स्वेट वगैरह निकलता है। नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम आपके बॉडी का जो पानी का कंटेंट है वो ऑलरेडी कम हो जाता है समर की वजह से। नाउ ड्यूरिंग सच टाइम आपकी किडनीज क्या करती हैं,
ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप समर डेज की बात कर रहे हो तो आपकी बॉडी में कैसा है, पानी ऑलरेडी कम है, तो यूरिन जो है वो कम तैयार की जाती है, लो क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का पानी बार बार आप क्या करते हो, सपोज लेट्स से यू फिल्टर इट आउट एंड आपका पानी ज्यादा बाहर एक्सेस नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन आप अगर इसकी बात कर रहे हो विंटर डेज की, ठंडी के दिनों की अगर बात कर रहे हो, उस वक्त तुमको स्वेट नहीं होता, ठंडा लगता है, तो मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारा पानी है। नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम किडनी बहुत सारा पानी ओवरथ्रो कर देती है। तो पानी कितना एब्जॉर्ब करना और कितना छोड़ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बॉडी के वाटर कंटेंट के ऊपर। तो वो भी पॉइंट लिख दो कि कितना बाहर छोड़ा जाएगा, दैट विल डिपेंड ऑन दी वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। नाउ द यूरिन फॉर्मेशन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स द लॉन्ग ट्यूब। पूरा यूरिन तैयार होने के बाद किधर जाता है, लॉन्ग ट्यूब में जाता है। व्हाट इज दैट लॉन्ग ट्यूब, यूरेटर। पूरा यूरिन बनाया किडनी ने, यूरेटर थ्रू नीचे गया, और वो किधर कनेक्टेड है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को अंदर जाता है। नाउ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो स्टोर रहता है, एंड जब वो प्रेशर ज्यादा ही फील होता है, देन सपोज लेट्स से अपने को अर्ज होता है या फिर अपने को पता चलता है कि उसको अभी रिलीज करना है, एंड इट इज रिलीज विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। The bladder is muscular, so it is under nervous control, as we have discussed elsewhere. So we can, let's say, usually control the urge to urinate. So let us just have a revision quick कि आपको इसमें क्या क्या लिखना है, क्योंकि जब भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन आता है ना, बच्चों का आधा टेंशन उधर ही बढ़ जाता है, मैं क्या क्या लिखूं। लेट अस रिवाइज। सबसे पहले आपको यह बताना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों है, ठीक है। व्हाई डू वी इवन रिक्वायर एक्सक्रीटरी सिस्टम, पहले वो बताओ ना, क्यों लगता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्योंकि हमारे बॉडी में यूजलेस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं विच नीड्स टू बी रिमूव्ड, फॉर विच वी रिक्वायर अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब तुमको ये बताना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास 2 किडनीज हैं, 2 यूरेटर्स हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। उसके बाद आपको ये बताना है कि किडनीज किस चीज को फिल्टर करते हैं। तो आपको किस चीज को फिल्टर करते हैं, यूरिन, अपना ब्लड को फिल्टर करते हैं। और ब्लड को फिल्टर करने के बाद क्या बनता है, यूरिन बनता है। लेकिन ब्लड के अंदर ऐसा क्या है कि उसको फिल्टर फिल्टर करना पड़ता है। तो ब्लड के अंदर क्या करना है, आपका पूरा यूरिक एसिड, गंदगी की जो सेल्स ने बनाई है। अब इसके बाद आपको यह बताना है कि सबसे शॉर्टेस्ट फिल्ट्रेशन, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है किडनी का, सबसे छोटा यूनिट वो कौन है, बेसिकली नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के अंदर एक बार तुम घुस गए, अब मैं पूरी स्टोरी, अभी कहानी नेफ्रॉन की बतानी है। ये होगी पहली की कहानी, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एवरीथिंग। अब आगे की कहानी कौन सी बतानी है, सिर्फ बोमेंस के, अपना नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहला किसके बारे में बात करोगे तुम, कप शेप्ड बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के बारे में बात करोगे। बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, बेसिकली इट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो वर्ड, यूरिन। उन्होंने यूरिन वर्ड क्यों यूज नहीं किया, मतलब बेसिकली लाइक दे कुड हैव यूज्ड, नो, बोमेंस कैप्सूल कलेक्ट फिल्ट्रेट बोल रहा है, यूरिन ना, तो यूरिन क्यों यूज नहीं कर रहे, बिकॉज फिल्ट्रेट के अंदर यूरिन प्लस गैस है। फिल्ट्रेट के अंदर कैसा है, यूरिन प्लस गैस है, दैट मींस ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स। यूरिन इज जस्ट यूरिन, तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। फिल्ट्रेट क्यों, बिकॉज फिल्ट्रेट दैट इज यूरिन प्लस गैस, पूरा दोनों आ जाता है। तो इनिशियली बोमेंस कैप्सूल क्या कलेक्ट करता है, आपका फिल्ट्रेट। आफ्टर दैट सक्सेसिव सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद किसका होता है रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दैट इज ऑफ गैस। तो आपके पीछे से उसका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। एक बार रीअब्जॉर्प्शन हो गया, पूरा सॉल्ट, वो पूरा आपका गैस वगैरह निकल गया उसमें से, फिर क्या होता है, दिस इज अगेन कलेक्टेड इन अ कलेक्टिंग डक्ट, या फिर सपोज लेट्स से द ट्यूब। एंड जो किसको कनेक्टेड रहती है, बेसिकली यूरेटर। आपकी लॉन्ग ट्यूब मतलब बेसिकली कौन है, यूरेटर। एंड यूरेटर के थ्रू कहां जाता है, यूरिनरी ब्लैडर। एंड बस फिर ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग बाहर निकाल देते हैं, हो गया। अब तुमको इतना खाली लास्ट में एक पॉइंट लिखना है कि यूरिनरी ब्लैडर किसके कंट्रोल में है, ब्रेन के, बेसिकली थ्रू नर्वस सिस्टम। तो दैट इज द पॉइंट, हो गया। इतना सारा लिख दिए एंड दैट विल बी एंड। यस, ये वाला जो डायग्राम है ना, इसके अंदर एक बार ये आपका मेन डायग्राम हो गया, यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस। ये ऐसे बॉर्डर निकालना जरूरी नहीं है, बच्चे इसमें बहुत टाइम डालते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, आई नो। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये 2 सब्सक्रिप्शन है।
अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये 2 सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, लेट्स से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोन के LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट।
10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड। ठीक है, तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके। राइट, सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है। ठीक है, चलिए देन। ओके, तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड। दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक, सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है, वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है। राइट, दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट। मतलब लाइक आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है। कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं ना बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट, साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का। इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब
सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन अकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है एंड यू विल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं। And also there is a free test series Quizzards of English 2.0 and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.